इस ट्यूटोरियल में हम सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे। और रिमेंबर मैंने पहले बताया था कि हम जब पॉपुलेशन कोई हमारी पूरी है तो उस सारी पॉपुलेशन को हम अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते, हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें से कुछ सैंपल लेते हैं, ये सैंपल लेते हैं जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट आप सैंपल किस तरह लेंगे कि उसमें कोई बायस ना आए, ये वो तो बहुत सारे हमारे पास चैलेंजेस होते हैं। तो वन ऑफ द ग्रेट बेनिफिट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स is that a reasonably sized based on at least 30 or greater than 30 data points random sample will almost always reflect the population। तो आपकी रीजनेबली साइज ये है कि 30 डेटा पॉइंट्स पे अगर आप रैंडमली चूजन सैंपल उठाते हैं तो वो आपकी पॉपुलेशन को एक रीजनेबली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारे पास चैलेंज ये है कि हम किस तरह रैंडमली हमारा सैंपल सेलेक्ट करें आउट ऑफ द पॉपुलेशन। एंड हमें इस चीज का एक ख्याल रखना है कि हमें बायस को अवॉइड करना है, किसी भी किस्म का उसमें सैंपल में बायस ना आ जाए। अगर बायस आ गया तो फिर और स्टडी इज मीनिंगलेस, क्योंकि उसमें एक बायस आ गया है तो वो एक अच्छी स्टडी नहीं हुई। तो हमारे पास डिफरेंट सैम्पलिंग बायस होते हैं, लेकिन हम कुछ जो मोस्ट कॉमन है वो डिस्कस करेंगे। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ बायस। हमारे पास एक पहला है सिलेक्शन बायस, और सिलेक्शन बायस ये है कि परहैप्स ये मोस्ट कॉमनली बायस है, और दिस टाइप ऑफ बायस फेवर्स दोज मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन हु आर मोर इंक्लाइंड एंड एबल टू आंसर पोल्स। तो ऐसे जो मोर लाइकली हैं रेस्पॉन्स करने को आपकी जो भी सैम्पलिंग टेक्निक है उस पे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अंडर कवरेज बायस होता है, तो दिस इज लाइक मेकिंग टू फ्यू ऑब्जर्वेशंस और ओमिटिंग इंटायर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। आप ऑब्जर्वेशंस बहुत ही कम करें, सही है, या फिर आप पॉपुलेशन के बहुत सारे सेगमेंट्स को ही ओमिट कर दें, तो ये एक आपका बायस आ जाएगा आपकी सैम्पलिंग में जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा होगा परफेक्टली। उसके बाद अगर आपके पास सेल्फ सिलेक्शन बायस आता है, पीपल हु वॉलंटियर, द कीवर्ड इज वॉलंटियर हियर, volunteer may differ significantly from those in the population who don't। तो आपकी पॉपुलेशन लेट से आप कुछ लोगों पे कर रहे हैं और उनमें आपकी एक ऑप्टन सर्वे ले रहे हैं, और उस सर्वे में जो लोग वॉलंटियरली वो सर्वे फिल कर रहे हैं तो वो मे बी अपने जेन्युइन व्यूज ना बताएं, वो आपको कोई परफेक्ट आंसर्स नहीं दें, एक्चुअल पॉपुलेशन को ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, तो बस जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो या इस तरह। Another example of selection bias is healthy user bias. The sample may come from a healthier segment of the overall population. People who walk a jog, work outside, follow healthier behaviors, etc. For example, आप सर्वे करना चाह रहे हैं हेल्थ पे, आपने हेल्थ पे सर्वे करना चाह रहे हैं और आप सिर्फ उनसे सर्वे ले रहे हैं जो लोग, आप लेट्स से जिम चले गए, आपने जिम से सर्वे लिया तो वो आपका एक बायस्ड सर्वे हो जाएगा। बायस्ड सर्वे क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जो हेल्दी लोग हैं, जो जिम वाले, उनसे ही सर्वे ले रहे हैं, तो आपका स्क्यूड हो जाएगा, आपका जो सैंपल है वो हेल्दी जो लोग हैं उन पे। जो अनहेल्दी लोग हैं, जो सही नहीं है, जो लेट से बहुत सारे ज़्यादा पतले हैं या बहुत मोटे हैं, तो वो लोग उस सैम्पलिंग में नहीं आएंगे, जबकि आपकी पॉपुलेशन में ऐसे लोग भी हैं, हो सकते हैं, सही है। तो ये आपका हेल्दी यूजर बायस हो सकता है कि आप ऐसे एरिया से ले रहे हो, किसी पर्टिकुलर एरिया से आप सर्वे ले रहे हो और जो बाकी एरियाज हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हो, तो दिस इज योर हेल्दी यूजर बायस। अगर आपको अभी तक भी समझने हैं सो डोंट वरी, आगे हम इन सब के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अंडर कवरेज बायस का अगर आप देखें तो ए हॉस्पिटल सर्वे ऑफ एम्प्लॉयज कंडक्टेड ड्यूरिंग डे टाइम आवर्स। तो ये अगर आप सिर्फ डे टाइम आवर्स पे ही हॉस्पिटल में एम्प्लॉयज का सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली निग्लेक्टिंग टू पोल पीपल हु वर्क द नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट पे करते हैं वो भी आपकी पॉपुलेशन में लोग हैं ना। हॉस्पिटल में आप अगर एम्प्लॉयज की सर्वे कर रहे हैं तो आपके डे टाइम वाले एम्प्लॉयज आ गए, नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं वो भी एम्प्लॉयज आ गए। बट इफ यू आर सर्विंग अबाउट ओनली डे टाइम आवर्स, तो फिर आप नाइट वालों को इग्नोर करें तो वो आपका एक अंडर कवरेज बायस आ जाएगा कि आपने पूरा कवर ही नहीं किया है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं सबको आपने कवर ही नहीं किया, आपने जस्ट एक पोर्शन को कवर किया, दूसरे पोर्शन को छोड़ दिया है। तो दैट इज वन ऑफ द बायस इन योर सैम्पलिंग।
एंड सिलेक्शन बायस इस तरह हो गया कि एन ऑनलाइन सर्वे अबाउट ए स्पोर्ट्स टीम, आप स्पोर्ट्स टीम के बारे में सर्वे करना चाह रहे हैं और सर्वे आपने सेंड की, लेकिन वहां पे ओनली पीपल हु फील स्ट्रांगली अबाउट द टीम विल आंसर द सर्वे, कि जिन्होंने अपने टीम में ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्फिडेंस फील हुआ, उन लोगों ने सर्वे का आंसर कर दिया, बाकी लोगों ने सर्वे का आंसर ही नहीं किया। तो ये सेल्फ सिलेक्शन होगी ना, कि लोगों ने वॉलेंटियरली सर्वे फिल किया, जिसमें वॉलेंटियरली जो लोग कॉन्फिडेंस थे अपने टीम के बारे में उन्होंने सर्वे फिल कर दिया और बाकी लोगों ने सर्वे फिल किया ही नहीं। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपके सर्वे सारे लोग फिल करते हैं, स्पोर्ट्स की टीम वाले जो वॉलेंटियरली कुछ ही लोग कर लें, उन पे छोड़ने से आपके पास एक सेल्फ सिलेक्शन का बायस आ जाएगा आपकी सैम्पलिंग में, विच इज नॉट गुड फॉर एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। Healthy user bias, if you are polling customers at a fruit stand to study a connection between diet and health, तो आप डाइट एंड हेल्थ के कर रहे हैं एक फ्रूट स्टैंड पे, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट दोज वुड लाइकली डू अदर थिंग्स, अदर इज द कीवर्ड, दे डू अदर थिंग्स दैट हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ। तो सिर्फ ये भी नहीं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो वो लोग करते हैं और उसका हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो, एंड यू आर ओनली ऑब्जर्विंग जस्ट वन थिंग, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग वन फैक्टर, तो ये आपका हेल्थी यूजर बायस आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सैम्पलिंग बायस है सर्वाइवरशिप बायस, और व्हाट हैपेंस इज इफ ए पॉपुलेशन इम्प्रूव्स ओवर टाइम, population improves over time, it may be due to lesser members leaving the population due to death, expulsion और relocation etc. और ये समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक क्लासिक पजल एग्जाम्पल, और इसमें ये है कि एट द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिश सोल्जर्स वोर क्लॉथ कैप्स, तो इन्होंने क्लॉथ कैप्स पहनी थी वर्ल्ड वॉर वन के स्टार्ट में। The war office became alarmed at the high number of head injuries, so they issued metal helmets to all the soldiers. तो वार ऑफिस को पता चला कि भाई हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई आप क्लॉथ कैप के बजाय आप मेटल हेल्थ वाली हेलमेट्स पहन लें, मेटल हेलमेट्स पहन लें, सारे सोल्जर्स को ये पहना दें। तो they were all surprised to find that the number of head injury increased with the use of metal helmets. So instead of decreasing, head injuries instead increase हो गई, even though they are using metal helmets instead of cloth caps. So if the question arises, if the intensity of fighting was the same before and after the change, why should the number of हेड इंजरीज इंक्रीज? भाई इंक्रीज क्यों हो रहे हैं जब आपने पहले ज़्यादा थी क्लॉथ कैप की वजह से क्लॉथ कैप्स और आपने मेटल हेलमेट्स दिए, तो उससे तो कम होनी चाहिए, ये इंक्रीज क्यों हो रही है? सो द आंसर इज यू हैव टू कंसीडर ऑल ऑफ द डेटा, ऑल ऑफ द डेटा आई मीन बिफोर द स्विच many things that gave head injuries to soldiers wearing metal helmets would have caused fatalities for those wearing cloth caps. So आपको माइंड में रखना होगा कि there is a difference between head injuries and fatalities. So the thing is कि अब अगर आपके पास metal helmets हैं तो आपके पास head injuries are going up, but अगर आप सारी डेटा को कंसीडर करें तो fatalities are probably going down. तो ये आपका एक क्लासिक सर्वाइवरशिप का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन वर्ल्ड वॉर टू स्टेटिस्टिशियन इब्राहिम वॉल्ड वर्कड फॉर अमेरिका स्टेटिस्टिकल रिसर्च ग्रुप SRG, और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान स्टेटिस्टिक्स भी बहुत सारी डेवलप हुई, व्हिच इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वन प्रॉब्लम द SRG वर्कड ऑन was to examine the distribution of damage to aircrafts by the enemy fire and to advise the best placement for additional armor. तो वो एयरक्राफ्ट्स पे स्टडी कर रहे थे कि उनमें कहाँ पे एडिशनल आर्मर्स प्लेस किए जाएं ताकि एयरक्राफ्ट्स को ज़्यादा डैमेज ना हो। तो कॉमन लॉजिक was to provide greater protections to parts that received
मोर डैमेज, जहाँ पे ज्यादा डैमेज आ रहा है वहां पे आप ज्यादा प्रोटेक्शन दो ताकि आपके एयरक्राफ्ट ज्यादा सरवाइव कर पाए। वर्ल्ड सा इट डिफरेंटली, तो आप तो वैसे यही कहेंगे ना, जहाँ पे ज्यादा डैमेज आ रहा है उस एरियाज पे आप ज्यादा करो। फॉर एग्जांपल अगर एयरक्राफ्ट पे आपके पास 10 प्लेन्स आए जहाँ पे उनको यहाँ पे ज्यादा डैमेज है तो आप इस एरिया पे ज्यादा प्रोटेक्शन लगाओगे। बट वर्ल्ड ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं। उसने कहा है कि ही फेल्ट दैट डैमेज मस्ट बी मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट एयरक्राफ्ट दैट कुड रिटर्न हैड बीन हिट इन लेस वल्नरेबल पार्ट्स। तो इसने कहा कि इसके माइंड में सर्वाइवरशिप बायस का आइडिया था और इसने कहा है कि अगर आपका प्लेन, आपका एयरक्राफ्ट रिटर्न किया है उसने, मतलब वापस आया है, इसका मतलब यह है कि इसको हिट वहां पे हुआ है जो इतना एरियाज वल्नरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे हिट हुआ है ना, तभी ये वापस आया है। अगर मोस्ट वल्नरेबल एरिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे या यहाँ पे हिट हुआ होता तो ये प्लेन एट द फर्स्ट प्लेस वापस ही नहीं आया होता। यू सी, तो यहाँ पे हिट हुआ है मतलब प्लेन फिर भी वापस आया, मतलब कि प्लेन को ये इतना अफेक्ट नहीं कर रहा, प्लेन फिर भी सरवाइव कर जाएगा। सो वी डोंट नीड टू प्रोटेक्ट इट एनी मोर। जहां पे हिट नहीं हुआ है उसको हम ज्यादा प्रोटेक्ट करें ताकि ऐसे प्लेन्स भी होंगे जिनको यहाँ पे हिट हुआ होगा और वो अभी तक हमारे पास वापस नहीं आए। सो वी आर मिसिंग दैट पोर्शन। So Ward proposed that the Navy reinforce the areas where returning aircrafts were undamaged। तो वार्ड ने क्या कहा है कि जहां पे डैमेज नहीं हुआ है वहां पे आप एडिशनल प्रोटेक्शन इंस्टॉल करो। Since those were areas that if hit would cause the plane to be lost। तो वार्ड ने कहा है कि यार अगर यहाँ पे डैमेज हुआ भी है ना फिर भी प्लेन वापस आ गया, इसका मतलब यह है कि ये एरिया इतना इफेक्ट नहीं करता प्लेन को। सही है, जो अनडैमेज्ड एरिया है, फॉर एग्जांपल ये अनडैमेज्ड एरिया, ये भी अनडैमेज्ड एरिया है, तो यहाँ पे आप ज्यादा प्रोटेक्शन लगाओ क्योंकि ये ज्यादा वल्नरेबल एरियाज हैं जो अनडैमेज्ड हैं, जिन पे डैमेज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर इन एरियाज पे कुछ डैमेज हुआ होता तो प्लेन हमारे पास एट द फर्स्ट प्लेस वापस ही नहीं आता, इट वुड हैव बीन लॉस्ट, ये वापस ही नहीं आया होता। So this is also an example of survivorship आपका bias, जिसमें आपको किस डिफरेंट वजह से सरवाइव किया है उसको भी आपको माइंड में रखना चाहिए while taking samples। आपके पास 3 टाइप्स होती हैं सैम्पलिंग की, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि एज द नेम सजेस्ट रैंडम सैम्पलिंग मींस एवरी मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, फिर जो भी आए तो कोई भी मेंबर उसमें से सिलेक्ट हो सकता है, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ चांस। बट क्योंकि आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि सैंपल तो आपका एक छोटा सा सबसेट है ना पॉपुलेशन का, तो उसमें ये चांसेस है, लेट से पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 मिलियन की पॉपुलेशन पड़ी है और उसमें मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं, तो हो सकता है कि ऐसे 20 सैंपल्स में भी चांसेस है ना कि मैंने कराची से कोई बंदा को उठा ही नहीं पाया क्योंकि मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया तो उसमें कराची का कोई बंदा ही नहीं आया, जबकि कराची इज पाकिस्तान बिगेस्ट सिटीज एंड इफ वी आर इग्नोरिंग कराची देन वी आर नॉट टेकिंग ए परफेक्ट सैंपल फ्रॉम आवर पॉपुलेशन। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन रैंडम सैंपलिंग। और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और ये है कि इट इंश्योर्स दैट ग्रुप विद इन ए पॉपुलेशन आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो हम एक मेक श्योर करते हैं हमारी पॉपुलेशन में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेट्स से डिफरेंट प्रोविंसेस आ गए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, तो वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सारे ग्रुप प्रोविंसेस या सारे सिटीज वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। What we do is first divide the population into segments based on some characteristics। अब characteristics कौन से होंगे ये हम डिसाइड करेंगे, हमारा जो statistical analysis होगा उसका context क्या है, based on that we will decide कि कौन सा characteristic पे हम group population को उनके segments में divide करना चाह रहे हैं। और इसमें एक condition है कि members can not belong to two groups at once। तो आपका members एक टाइम पे 2 ग्रुप से बिलोंग नहीं कर सकता।
एंड नेक्स्ट थिंग यू डू इज आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स में आपने ग्रुप को डिवाइड कर दिया है। नाउ यू टेक रैंडम सैंपल्स फ्रॉम ईच ग्रुप। आपने जो भी ग्रुप्स बनाए हैं पॉपुलेशंस के उसमें से आप रैंडम सैंपल लेते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द साइज ऑफ ईच सैंपल इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप रिलेटिव टू द पॉपुलेशन। तो आपकी ग्रुप का साइज क्या है रिलेटिव टू पॉपुलेशन, उसी बेस पे आप हर सैंपल उठाएंगे ग्रुप का। मतलब ये कि आपके पास 5 ग्रुप हैं, डिफरेंट साइजेस के ग्रुप हैं, तो आप सेम साइज के तो सैंपल नहीं लेंगे हर ग्रुप से। ग्रुप की किसी की साइज बड़ी है तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि वो रिलेटिव टू उसकी साइज क्या है रिलेटिव टू पॉपुलेशन, और बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड द साइज ऑफ ईच सैंपल। तो हमारे पास एक एग्जांपल है। लेट्स से ए कंपनी वांट्स टू कंडक्ट ए सर्वे ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का कंपनी को सर्वे कंडक्ट करना है, बट दे कैन ओनली सर्वे 10% ऑफ देयर कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल इनके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, लाखों में, तो सबको तो सर्वे नहीं कर सकते। सो दे डिसाइड टू सर्वे ओनली 10% ऑफ देयर कस्टमर्स। दे वांट टू इंश्योर दैट एवरी एज ग्रुप इज फेयरली रिप्रेजेंटेड। कस्टमर्स के सारे जो एज ग्रुप्स हैं उनमें से वो अच्छी तरह से सैंपल लें ताकि सारे एज ग्रुप्स हैं ना वो फेयरली रिप्रेजेंट हो। तो द कस्टमर ब्रेकडाउन बाय एज ग्रुप इज एज फॉलोज। इनके एज ग्रुप इस तरह हैं। 20 से 29 के 1400 स्टूडेंट्स कस्टमर्स हैं। 30 से 39 तक 4450 कस्टमर्स हैं। 40 से 49 तक 3200 कस्टमर्स हैं। 50 प्लस एज के 950 कस्टमर्स हैं। एंड टोटल आपके पास 10,000 कस्टमर्स हैं कंपनी के। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपके पास ईच ग्रुप जो आपका बना है वो आपका उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम, और ये मोर देन वन जो आपके 4 ग्रुप्स हैं वो आपका हो गया स्ट्रेटा। सो व्हाट यू डू के टू ऑब्टेन ए 10% सैंपल यू टेक 10% फ्रॉम ईच ग्रुप। हर ग्रुप से आप 10% लेंगे तो आपके टोटल 10% आ जाएंगे। 10,000 के 10% होंगे 1000, और मतलब तो आपके पास 4 ग्रुप हैं, आपने 10% इसके लिए 140 हो गए, 10% इसके लिए 445 हो गए, आपने 10% इसके लिए 320 हो गए, आपने 4% इसके लिए आपके 95 ये हो गए। एंड इफ यू सम इट अप इट विल बी टोटल टू 1000 which is again 10% of your total customers 10,000। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है कि आपने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसके बाद आपने 10% सब में से लिए, तो सारे एज ग्रुप्स परफेक्टली रिप्रेजेंट हो गए। रिलेटिवली इसकी पॉपुलेशन कम थी फिर भी इसका तो इसमें से लोग भी कम आए, क्योंकि 10% हमने इतने कस्टमर्स का उठाया है रिलेटिवली टू योर टोटल पॉपुलेशन। तो अगर हमारे पास एज ग्रुप्स नहीं होते, ऐसे ही इतने सारे 10,000 लोगों में से हम उठा लेते, तो उसमें से सबसे ज्यादा लोग इस एज ग्रुप्स के हैं। तो सबसे क्या पता इन एज ग्रुप्स में से बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, और क्या पता इस एज ग्रुप से कोई बंदा आता ही नहीं, क्योंकि हम अगर रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिवाइडेड इट इनटू द ग्रुप्स व्हिच आर वी कॉल स्ट्रेटम एंड स्ट्रेटा टू ऑल दीज ग्रुप्स, और उनमें से हमने 10% किए ताकि एज ग्रुप सारे एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो रहे हैं हमारी सैम्पलिंग में। फाइनली हमारा सैम्पलिंग का थर्ड वे जो है वो क्लस्टरिंग है। ए थर्ड एंड ऑफ्टन लेस प्रिसाइज मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्लस्टरिंग। द आइडिया इज टू ब्रेक द सैंपल द पॉपुलेशन डाउन इनटू ग्रुप्स एंड सैंपल ए रैंडम सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स और क्लस्टर्स। तो आप ग्रुप्स में डिवाइड करें जिसको क्लस्टर्स कहते हैं, एंड देन सैंपल ए रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम दोज क्लस्टर्स। और दिस इज यूजुअली डन टू रिड्यूस कॉस्ट्स, क्योंकि इसमें आपकी ज़्यादा एफर्ट नहीं है, आप बस ग्रुप्स में डिवाइड करके कॉस्ट लेते हैं तो सैंपल लेते हैं, तो दिस इज लेस कॉस्टली। और इसके 2 एग्जांपल्स ये हैं कि ए मार्केटिंग फ्रॉम स्टैंड्स पोलिस्टर्स टू ए हैंडफुल ऑफ नीबरहुड्स इंस्टेड ऑफ कन्वर्सिंग एन एंटायर सिटी। पूरे सिटी को कन्वर्स करने के बजाय दे जस्ट लुक एट द नीबरहुड्स व्हिच आर योर kind of clusters or groups. Or another example, a researcher samples fishing boats that are in port on a particular day. तो किसी एक डे पे वो काम कर रहे हैं, which means कि इसमें of course bias आ सकता है, maybe you don't have any thing to compare between weekdays and weekend days, so there is a chance कि इसमें bias आ सकता है। But the thing is कि it is very quick, it's very easy and it is less costly to do. तो keep in mind कि clustering में आपके पास bias हो सकता है, easy but bias हो सकता है।
सो बायस का बस माइंड में रखिएगा जब भी ये क्लस्टरिंग का वे सैम्पलिंग चूज करने के बजाय। इंस्टेड ऑफ आप अगर करते हैं आपका कौन सा स्ट्रेटिफाइड, जो कि बहुत एफिशिएंट वे है जिसमें आप सारी आपकी पॉपुलेशन के डिफरेंट ग्रुप्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दैट्स इट विद इट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को डिस्कस कर रहे होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।